वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझोगे वो सारी चीज़ें आप लोग जो है अपने 11th और 12th में भी पढ़ोगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कार्बन क्या है, कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है या इसकी वैलेंसी क्या है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कंपाउंड्स क्या होते हैं। और लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि कार्बन जो है किस तरीके से इतने ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग जो है होमोलॉगस सीरीज तक की हर एक कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे। तो अगर हम लोग जो है कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा क्या है। कार्बन भी आपका एक एलिमेंट है। आप लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। या तो आपके मेटल्स होंगे, या फिर ये आपके नॉन मेटल्स होंगे, और या फिर हमारे ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम लोग सी लेटर से डिनोट करते हैं। अब अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करी जाए तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो आप लोग खुद देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा जो एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट क्या रहा होगा, नॉन मेटल रहा होगा। तो हमारा जो कार्बन होता है दैट इज अ नॉन मेटल। और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज 0.02% टू 0.03%। तो इसका जो वेटेज है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में इतना कम है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि आखिर ये जो कार्बन एलिमेंट है हमारा क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, जितनी भी लिविंग थिंग्स बनी हैं वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने पास क्या करते हैं, वो कार्बन को कंटेन करते हैं, या उनके पास क्या पाया जाता है, कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मींस ऐसे कंपाउंड्स जो अपने पास कार्बन को रख रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन पाया जाता है। अब हम लोग जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, क्योंकि हमारा जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज़ 2,4। मीन्स आपकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी कार्बन की, इस आउटर मोस्ट शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, इस आउटर मोस्ट शेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है बेटा, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वैलेंस सेल कहलाती है। और इस वैलेंस सेल में, या जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो हमारा जो कार्बन एलिमेंट है इसकी आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम लोग जो है कार्बन और इसकी वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे तरीके से अपन लोग समझेंगे। अभी आप लोगों ने ये देखा कि हमारा जो कार्बन है इसकी आउटर मोस्ट शेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने ये पढ़ रखा है क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम आपका स्टेबल कब होगा, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में, जब उसकी आउटर मोस्ट शेल के पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा हो, और या फिर उसकी आउटर मोस्ट शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, या वो अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर रहा हो। ठीक है।
तो ड्यूप्लेट के केस में आपका हाइड्रोजन और हीलियम आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन को भी स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, कार्बन को भी स्टेबल होने के लिए जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, जिसकी वजह से क्या कर जाए, स्टेबल कर जाए। क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल होती है तो वो ज़्यादा दिन तक जो है रह नहीं सकती। इसी तरीके से कार्बन भी क्या करता है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करता है, ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो आप लोग खुद सोचो कि भाई कार्बन को क्या चाहिए बेटा, या तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी एक दूसरे एटम से, या ये जो कार्बन है भाई, ये जो कार्बन है आपका, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,4, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और या फिर ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब ये दोनों सिचुएशंस जो हैं कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं होती हैं, या कोई भी आपका ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, क्योंकि इसके लिए उसको क्या चाहिए, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, किसी भी एटम से लेगा, तो भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर जो है जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तब भी उसको जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एनर्जी जो है ये पॉसिबल नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होता है ये दूसरे एटम्स के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। आप सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रैक्टिकली महसूस किया होगा कि अगर आप लोगों को 100 रुपये चाहिए हैं, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो, तो आपको मान लो अगर 100 रुपये नहीं मिलते हैं तो आप लोग क्या करते हो, 50 रुपये अपने भाई से मांग लेते हो या बड़ी बहन से मांग लेते हो, और 50 रुपये आप लोग क्या करते हो, अपने मम्मी पापा से मांग लेते हो। तो इसी तरीके से कार्बन भी बहुत समझदार एटम है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये डिफरेंट एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो देखिए इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, और क्योंकि हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 है, दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। जो हमारा कार्बन एटम है ये आपका टेट्रावैलेंट नेचर को शो कर रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग जो है कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आपका कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारे कार्बन के पास जो है 2 शेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक के शेल और एक एल शेल। अब देखिए के शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग जब आगे जाकर के पढ़ाई करोगे, किसी भी सेल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे, अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेंटर में हमारा क्या होगा, कार्बन की न्यूक्लियस होगी, ठीक है, और इसकी जो एल शेल होगी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने कार्बन को समझ लिया कि कार्बन क्या है। अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप लोगों ने जब 9th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड्स के बारे में बात करी होगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब हमारे कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। एक्चुअल में कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके कंबाइन करते हैं एक डेफिनेट रेशियो में, तो वो सारे कंपाउंड्स, तो वो सारे सब्सटेंसेस, तो वो सारे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब कंपाउंड में बेटा हमारा क्या आता है, अब कंपाउंड में देखो तुम लोग क्या आ जाता है भाई, CH4 दैट इज कॉल्ड द मीथेन, मीथेन आ जाता है। C2H5OH इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ये भी आ जाता है। NH2CO NH2 दैट इज कॉल्ड द एमोनियम साइनेट, ठीक है, NH2CO NH2
ये भी आ जाता है। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, तो ये सभी हमारे क्या हैं, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये आपके दो तरीके के होते हैं। पहला आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड और नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए इनऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब आप लोग ये समझ लो कार्बन, और इन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, विदाउट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जो अपने साथ कार्बन को नहीं रखते हैं, वो सारे कंपाउंड्स हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। और ऐसे सभी कंपाउंड्स जो अपने साथ कार्बन को कंटेन करते हैं, वो सभी कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए मैंने डेफिनेशन भी दे दी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई, यहाँ पे मैंने उसी को बस एक्सप्लेन किया है। अभी तक आप लोग केमिस्ट्री जो है सिर्फ एक केमिस्ट्री पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी केमिस्ट्री होती है इसकी खुद की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो आप लोग क्लास 12 तक की जो है 3 तरीके की केमिस्ट्री के बारे में बात करोगे। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री की वो ब्रांच बेटा जिसमें हम लोग जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको क्या बोला जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाएगा। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री के कुछ फिनोमेना को समझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, फिजिक्स का यूज़ किया है। वहाँ पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को शो किया है, न्यूमेरिकल्स को रिप्रेजेंट किया है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग जो है फिजिक्स के फिनोमेना को डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड्स किस तरीके से आपके बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। आखिर जो कंपाउंड बन रहा है ये किस तरीके से बन रहा है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कंपाउंड्स की बात करें तो जनरली हमारे जो भी कंपाउंड्स होते हैं आपके, ये दो तरीके से फॉर्म होते हैं। क्लास 10th में आप लोगों को सिर्फ दो तरीकों के बारे में बात करनी है। पहला आपका आयनिक कंपाउंड्स, जो कि आप लोग जो है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा या लॉस होगा, उसकी वजह से अगर कोई कंपाउंड बन रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड। उसको क्या बोल दिया जाएगा, आयनिक कंपाउंड बोल दिया जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो देखिए ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से ये कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है। इसी तरीके से आपके जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके पास क्या पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो क्योंकि देखिए कार्बन भी क्या कर रहा है आपका, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है, कंपाउंड बन रहे हैं। तो कार्बन भी हमारा क्या करता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं,
कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, तो देखिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए अपन लोगों को 2 एटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है हाइड्रोजन की। यहाँ से अगर हम लोग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसकी आउटर मोस्ट शेल में। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। एटॉमिसिटी क्या होता है, अब आप लोग इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ लो। देखिए एटॉमिसिटी बेटा जो है, कोई भी एलिमेंट को कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। तो देखिए हाइड्रोजन को कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 2 एटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या कहेगा कि यार तुम हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, जिससे क्या कर लें हम अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लें। अब ये वाला हाइड्रोजन भी होशियार है, ये क्या कहेगा, यार हमने तुमको अगर दिया है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए तो तुम भी हमें इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हम भी स्टेबल हो जाएं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई एक हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दूसरे वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। और जब भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनता है बेटा, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। तो जब भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हो मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि सर आपने सिंगल बॉन्ड तो बता दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है। तो देखिए बॉन्ड कुछ नहीं है बेटा, आपका बॉन्ड आपका एक अट्रैक्शनल फोर्स है। ये जो लाइन है बेटा एक्चुअल में बस हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे तब भी आपका हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड क्या है बेटा, बॉन्ड आपका एक तरीके की अट्रैक्शनल फोर्स है। क्या है, अट्रैक्शनल फोर्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। भाई यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन ने इसके ऊपर एक अट्रैक्शनल फोर्स लगाया, इस हाइड्रोजन ने इसके ऊपर एक अट्रैक्शनल फोर्स लगाया और आपस में दोनों ने क्या किया, कंपाउंड की फॉर्मेशन करी। तो ये जो अट्रैक्शनल फोर्स लग रही है, दैट अट्रैक्शनल फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, हम लोग एक दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 2 एटम्स की रिक्वायरमेंट, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, दैट इज 2,6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ के भी आ रहे हो कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारा जो ऑक्सीजन एटम है भाई, हम लोगों ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम था, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या कहेगा, यार हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम था, इसने कहा ले लो यार तुम स्टेबल हो जाओ। अब ये वाला भी होशियार था, इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, क्योंकि तुमने हमसे क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं स्टेबल होने के लिए, तो तुम भी हमें क्या दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स दो, जिसकी वजह से हम क्या कर जाएं, स्टेबल हो जाएं। यहाँ पे आप लोग देखो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी आपके जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या बनता है, आपका डबल बॉन्ड बनता है। और इस डबल बॉन्ड को हम लोग 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7।
अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। तो देखिए मान लीजिए एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग क्या कर रहे हो, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हो, और दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। तो जब भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे आपका क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पैरेलल लाइन से। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो देखिए इसी चीज को मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है कि जनरली बॉन्ड हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, अगर आपके 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं तो डबल बॉन्ड, और अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। अब सिंगल बॉन्ड को हम लोग बेटा 1 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग बेटा 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? एक चीज़ आप लोग जो है और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स को बेटा, जो आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट की हेल्प से या आपके क्रॉस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे क्या कहलाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, या आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने बेटा ये समझ लिया कि कोवेलेंट कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब हम लोग जो है कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीथेन को बनाएंगे, देन हम लोग फ्लोरीन को बनाएंगे, फिर हम लोग जो है इथेन की फॉर्मेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएंगे। अच्छा देखिए ये सारे स्ट्रक्चर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ये पुटअप कर सकते हैं कि आप जो है इथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना करके दिखाओ। और जब मैंने आप लोगों को इंटेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे और एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ पे भी इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से जा कर के सारी साइंस को फ्री में पढ़ सकते हो। अब देखिए अगर हम लोग जो है मीथेन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें, दैट इज CH4, तो आप लोगों को जो भी एटम्स से मिलकर के हमारा मॉलिक्यूल बना है या कंपाउंड बना है, आपको सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारा कार्बन हो गया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए 4 एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कार्बन जो है इन चारों हाइड्रोजन एटम से क्या कहेगा कि यार अगर तुम हमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दो तो हम स्टेबल हो जाएं। तो हाइड्रोजन कहेगा ले लो यार, लेकिन बदले में हमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे हम अपनी जो है ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लें। तो देखिए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन आपका यहाँ से क्या करेगा, ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए क्योंकि आपका बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके CH4 मॉलिक्यूल का। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है फ्लोरीन की बात करते हैं। तो देखिए फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोगों ने फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 2, 4, 6 और एक 7। और दूसरा वाला जो फ्लोरीन का एटम है इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 2, 4 और 6 और एक आपका 7। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग समझ सकते हो
ये वाला फ्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा शेयरिंग के लिए, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। तो उसने कहा कि तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम स्टेबल हो जाएं। ये वाला फ्लोरीन भी क्या कहेगा, तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम स्टेबल हो जाएं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्या रहा होगा, आपका सिंगल बॉन्ड रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्लोरीन का। अब हम लोग जो है इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, इथेन के पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। अगेन 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को रिक्वायर होंगे स्टेबल होने के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो मान ले रहे हैं बेटा, हम लोगों ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम जो है फर्स्ट कार्बन को दे देंगे, और 3 हाइड्रोजन के एटम जो है हम लोग सेकेंड कार्बन को दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे। तो आप लोग जरा इस कार्बन को देखो, 2 4 6 7। अब ये वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन से तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही शेयरिंग के लिए, लेकिन जो इंडिविजुअल कार्बन है इससे भी क्या कहेगा कि यार तुम हमें अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए तो हम स्टेबल हो जाएं। सेम आपका ये वाला कार्बन भी जो है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन का स्टेबल होने के लिए। तो आप लोग जरा चेक करो भाई, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा आपका हाइड्रोजन, ये भी कहेगा यार हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, जिससे हम लोग क्या कर लें, अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लें। तो देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा C2H6 का, वो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हमारा जो है C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इथेन मॉलिक्यूल का। अब हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो मान ले रहे हैं बेटा, हम लोग कार्बन को सेंटर में रख ले रहे हैं, ठीक। कार्बन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उनको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं हो गए। अब ये जो सेंटर में बैठा कार्बन है, ये इस ऑक्सीजन एटम से और इस ऑक्सीजन एटम से क्या कहेगा कि देखो यार, हमें अगर तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग करने के लिए, तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, तुम भी हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम स्टेबल हो जाएं। सिमिलरली आपका जो सेकेंड ऑक्सीजन का एटम होगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो मॉलिक्यूल होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहे हैं बेटा कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहा होगा, आपका डबल बॉन्ड रहा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों को जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट करके आप लोग जो है एक चीज़ को और समझ लीजिए कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, अभी आप लोगों ने देखा था बॉन्ड क्या है एक्चुअल में, आपकी एक अट्रैक्शनल फोर्स है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसको क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोला जाता है। अब अगर हम लोग जो है इस कोवेलेंट बॉन्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें,
जिस तरीके से हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका बन के आता है। या तो वो आयनिक बॉन्ड से क्वेश्चन पूछ देंगे या फिर वो आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछ देंगे और आपसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो एक्चुअल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड। तो जो भी आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका शेयरिंग हो रही होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आपका, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी लो। ये क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में आपके जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं या एलोट्रॉपी क्या होती है। तो देखिए, अगर हम लोग एलोट्रॉपी की बात करें तो किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। जैसे आपको पता है कि वाटर जो है आपका सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से जो हमारा कार्बन एलिमेंट होता है ये भी आपका जो है नेचर में डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और रिसेंटली अभी एक और एलोट्रोप की खोज हुई है दैट इज फलरीन। ये आपका फलरीन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डायमंड भी कार्बन से मिलकर के बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है, फलरीन भी कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। अब देखिए, जितने भी आपके एलोट्रोप्स होते हैं, मान लो आपका जो कार्बन एलिमेंट है ये डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, फलरीन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्चुअल में तो है ये कार्बन ही ना, कार्बन से ही मिलकर बन रहा है सब कुछ। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है भाई, अलग अलग तरीके से सब बन रहे हैं, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर करती हैं। अब क्योंकि बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हैं, तो इनके में जो बॉन्डिंग हो रही होगी, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होगी या जो पैटर्न होगा बॉन्डिंग का वो भी तो डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो भी आपके एलोट्रोप्स होते हैं इनमें जो बॉन्डिंग का पैटर्न होता है दैट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, आपस में एक दूसरे से अलग होगा। अब सबसे पहले हम लोग जो है डायमंड को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आपकी अगर हम लोग डायमंड की बात करें बेटा, तो डायमंड के केस में क्या होता है कि आपका एक कार्बन का एटम जो है 4 डिफरेंट कार्बन के एटम के साथ क्या करता है, अटैच हो जाता है। तो जब ये एक कार्बन का एटम आपका 4 डिफरेंट कार्बन के एटम के साथ अटैच हो जाता है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, और जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये प्योर 3D स्ट्रक्चर बनाता है। आपका जो डायमंड होता है बेटा आपका ये 3D स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती। तो जब भी आपसे डायमंड के बारे में बात करी जाएगी तो आप लोग क्या कहोगे कि डायमंड में 1 कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज 3D स्ट्रक्चर। भाई इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बिकॉज ऑल द 4 बॉन्ड्स कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम। भाई 4 कार्बन बॉन्ड दूसरे 4 कार्बन बॉन्ड के साथ अटैच हैं, फिर 4 कार्बन के साथ अटैच है। तो इस वजह से क्या होता है आपका, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, एट लास्ट
अब अगर हम लोग इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है तो आपके जो डायमंड्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ये उसको फ्लो नहीं करा पाते हैं। अब देखिए अगर हम लोग डायमंड की और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो डायमंड बेटा हमारा क्या किया जाता है, ग्लासेस की कटिंग में भी यूज किया जाता है या आपका कटिंग सब्सटेंस में भी इसको हम लोग यूज करते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है तो बड़े आसानी से क्या करता है दूसरे सब्सटेंसेस को कट कर देता है और इसको इंडिविजुअली कोई डैमेज भी नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है कार्बन के सेकेंड एलोट्रोप के बारे में बात करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। तो देखिए हम लोगों ने डायमंड के केस में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे एक कार्बन आपका 4 डिफरेंट अदर कार्बन्स के साथ क्या कर रहा था, अटैच कर रहा था। लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या होता है बेटा आपका कि यहाँ पे जो आपका एक कार्बन का एटम है वो 3 कार्बन के एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1 कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, सो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को समझें तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो डायमंड था दैट इज अ 3D स्ट्रक्चर, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट होता है, अगर आप लोग ग्रेफाइट को देखो बेटा तो ग्रेफाइट जो है आपका हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, ये आपके हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन करता है। इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज ऑफ 2D नेटवर्क। तो यहाँ पे आप लोग बड़े आसानी से देख सकते हो कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में जो फोर्स होती है बेटा अट्रैक्शन की दैट इज वेरी वेरी वीक। ये क्या होती है आपकी, वीक अट्रैक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। एक्चुअल में यहाँ पे आपके बेटा वेंडर वॉल फोर्सेस लगती हैं। अब ये वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं, जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पे समझोगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट है इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए ल्यूब्रिकेंट की तरीके से भी यूज़ करते हैं। जो हैवी हैवी मशीन्स होती हैं वहाँ पे हम लोग इसको ल्यूब्रिकेंट की तरीके से यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है बेटा कि जो ग्रेफाइट होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर की आपकी जो पिन होती है वही होता है ग्रेफाइट, ठीक है। आप लोगों ने उसको तोड़ा भी होगा, चेक भी किया होगा। तो देखिए वो सॉफ्ट भी होता है आपका एंड इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपका जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखिए हम लोग फलरीन के बारे में बात करते हैं। फलरीन क्या होता है, तो देखिए एक्चुअल में जो फलरीन है आपका बेटा इसका पूरा नाम है बकमिस्टर फलरीन, जिसको रिसेंटली जो है डिस्कवर किया गया है। एक्चुअल में ये क्या होता है आपका बेटा, ये आपके 60 एटम से मिलकर के हमारा फलरीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि C60 हमारा क्या कहलाता है, फलरीन कहलाता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका ये जस्ट लाइक ए फुटबॉल होता है। आप लोगों ने फुटबॉल देखी होगी, तो जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर में 20 हेक्सागोनल रिंग्स पाई जाती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स पाई जाती हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है बेटा, फलरीन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्योंकि बेटा इसकी रिसेंट डिस्कवरी हुई है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आपके डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में लाई करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ये ना तो आपका ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ही ये ज़्यादा आपका क्या होता है, हार्ड होता है। अब हम लोग जो है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात करते हैं कि आखिर जो कार्बन है क्यों इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को शो कर पाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न निकल के आता है ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी, क्योंकि हमारा जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है, डिफरेंट एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो ये 4 साइड से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, कार्बन के जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी हाई।
अब यहाँ पे कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, या तो हेलोजन्स के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ के बॉन्ड बनाता है। जब आप लोग क्लास 12th में पहुँचोगे तो आप देखोगे कि और भी बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके साथ कार्बन कंबाइन करता है और बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। अब सेकेंड रीज़न यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज़ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट जब हमारा बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पे जब वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है तो ये आपके स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, ये आपकी ब्रांच चेन भी हो सकती है, या फिर ये आपकी रिंग्स भी होती हैं। तो आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि जो है कार्बन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पा रहा है? तो जो कार्बन होता है आपका, इसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, ये सबसे हाई होती है। आप लोग जब क्लास 12th में पहुँचोगे तो वहाँ पे आप लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे एटम्स के बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, देन आपका सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाता है, कार्बन आपका जो है ब्रांच चेन भी बनाता है, और साथ ही साथ जो कार्बन आपका है ये रिंग्स की भी फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंड रीज़न आपका, क्योंकि इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से भी कार्बन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बना पा रहा है। अब देखिए थर्ड रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग ये समझते हैं, पॉलीमराइजेशन जो है आपकी एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, आपके जो बहुत सारे मोनोमर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और एक पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एथीन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए और कंबाइन कर गए तो इन्होंने क्या बनाया बेटा, इन्होंने पॉलीथीन की फॉर्मेशन करी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने ईस्टर देखा होगा, ठीक। तो ईस्टर के जब नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन कर जाते हैं तो ये क्या बनाता है, पॉलीईस्टर बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जो कार्बन को कंटेन कर रहे हैं वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन, और कार्बन आप लोगों को पता है। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब जनरली ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एंड द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। और ये आपके क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए जब भी आपको जो है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले तो वहाँ पे आपका क्या बन रहा होगा, एल्कीन बन रहा होगा। और जब भी आपको कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो वहाँ पे आपका क्या बनना होगा, एल्काइन बनना होगा। और ये दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से बेटा आपके और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका हेलो एल्केन हो गया। अब हेलो एल्केन में क्या होता है बेटा, आपका कार्बन और हाइड्रोजन तो हो ही, साथ ही साथ जो है आपका हेलोजन भी हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अल्कोहल में बेटा क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ OH प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड भी आपके इसी तरीके से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर आपको कहीं CHO दिख जाए तो वो हमारे एल्डिहाइड्स हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके कीटोन्स में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर आपको CO दिख जाए कहीं तो वो हमारा कीटोन ग्रुप में आ जाता है। कार्बोजाइलिक एसिड्स में क्या होता है बेटा, अगर आपको COOH दिख जाए कहीं भी तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कार्बोजाइलिक एसिड्स कहलाते हैं।
इसी तरीके से इस साल आपके में ईस्टर्स भी हैं। ईस्टर्स में क्या होता है, अगर आपको कहीं COO दिख जाए तो वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे भाई, अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ ही साथ COO है तो वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाएगा, ईस्टर कहलाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप क्लास 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है। इसी से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स को देखना है और सारी चीज़ें हम लोग जो है इतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर नेमिंग भी आपकी कहीं आएगी तो नेमिंग भी बस इतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आएगी। ओके, अब हम लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं, दैट इज एल्किल ग्रुप्स। आखिर ये एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब भी हम लोग किसी भी एल्केन से, अगर हम लोग किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, मान लीजिए बेटा CH4 था, दैट इज द मीथेन, जिसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। अब मीथेन से हम लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया आपका बेटा, मेथाइल ग्रुप बन गया। इसी तरीके से C2H6 हमारा क्या है बेटा, ईथेन। अब इस ईथेन से अपन लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन के एटम को रिमूव कर दिया तो ये आपका बन गया बेटा C2H5 और ये आपका क्या कहलाएगा, एथाइल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एथाइल ग्रुप कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं। कार्बन इज ए वेरी फ्रेंडली एटम, सो इट ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड विद अदर एटम्स लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया क्योंकि कार्बन हमारा क्या है बेटा, कार्बन आपका बहुत फ्रेंडली एटम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होना चाहता है, तो वो बहुत सारे डिफरेंट एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम्स के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो सारे एटम्स आपके क्या कहलाते हैं, हेट्रो एटम्स कहलाते हैं। और ये हेट्रो एटम्स की वजह से क्या होता है, जो हमारा कार्बन कंपाउंड होता है आपका, उसकी क्या होती है, उसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। ठीक, अब मान लो कोई भी दूसरा एटम आ जा रहा है आपका कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो वो क्या कर रहा है, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ रहा है उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, या तो इंक्रीज कर दे रहा है या डिक्रीज कर दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो देखिए, आपके जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना दे या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करे, तो वो सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है, तो आपको हेलोजेंस को पढ़ना है बेटा। आप लोगों ने देखा था क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये क्या है, हेट्रो एटम है। इसी तरीके से आपको एल्कोहल पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है और ईस्टर्स के बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है हेलोजन ग्रुप की बात करेंगे। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में बेटा आपका जब जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन अटैच हो जाए एज ए हेट्रो एटम, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। और जो आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और आयोडीन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, अगर हमारा हेलोजन जो है बेटा आपका एल्केन में प्रेजेंट है, एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड, अगर आपका एल्केन में प्रेजेंट है तो ये हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर ये आपका एल्कीन में प्रेजेंट है तो ये आपका हेलो एल्कीन कहलाएगा। और अगर आपका ये एल्काइन में प्रेजेंट है तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, हेलो एल्काइन कहलाता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, दैट इज अल्कोहल ग्रुप। तो देखिए, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मीन्स अगर आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन में OH एटम प्रेजेंट है तो वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, अल्कोहल्स कहलाते हैं, या हम लोग ये बोलते हैं कि ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग जो है एल्डिहाइड्स को देख लेते हैं। तो देखिए, एल्डिहाइड्स में क्या होता है, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में
आपका CHO प्रेजेंट है, आपका C डबल बॉन्ड O H प्रेजेंट है, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। और ये जो आपका CHO है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है। अब इसी तरीके से हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्बोजाइलिक एसिड्स में क्या होगा कि अगर आपका C डबल बॉन्ड O OH आपको दिख जा रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो आप लोग डायरेक्ट ये बोलोगे कि ये सारे कंपाउंड्स आपके क्या कहलाएंगे, कार्बोजाइलिक एसिड कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग कीटोन्स की बात करें, तो अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन में C डबल बॉन्ड O दिख गया है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाएंगे, कीटोन्स कहलाएंगे। और जो ये CO ग्रुप है आपका दैट इज कॉल्ड द कीटोनिक ग्रुप, ये क्या कहलाता है, कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। अब देखिए इसी तरीके से आपके ईस्टर्स भी होते हैं। ईस्टर्स में क्या होता है बेटा, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के पास अगर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ईस्टर्स कहलाते हैं। और ये ईस्टर्स जो होते हैं बेटा आपके, ये आपके स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनकी जो स्मेल होती है बहुत ही मीठी होती है। इसी तरीके से बेटा हम लोग एल्कीन को देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन्स आपके एल्कीन्स कहलाते हैं। ठीक, इसी तरीके से एल्काइंस को देख लेते हैं। एल्काइंस में क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एल्काइंस कहलाते हैं। और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका एल्काइन ग्रुप में आता है। अब हम लोग जो है होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो देखिए एक्चुअल में आपका जो होमोलॉगस सीरीज है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसे ग्रुप होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मीन्स ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए बेटा हम लोगों ने एल्केन ले लिया। अब एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हमसे बोल रहा है कि आपको बनानी है। तो आप सभी लोगों को पता है एल्केन क्या है, हमारा CnH2n+2 इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। अब अगर हमें बेटा जो है एल्केन की होमोलॉगस सीरीज को ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो हम लोग जो है CH4 में जो है CH2 को ऐड करते हुए चले जाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में आपके CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। और या फिर हम लोग यहाँ पे N की वैल्यू को रखते जाएं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा मेंबर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, दैट इज CH4 एल्केन की होमोलॉगस सीरीज का। अब CH4 में बेटा आपने CH2 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया C2H6, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड मेंबर हो गया होमोलॉगस सीरीज का, दैट इज C2H6। इसी तरीके से C3H8 हो गया। तो आपस में जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये CH2 ग्रुप से क्या कर रहे हैं, डिफरेंस को शो कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहलाती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% तय है। अब हम लोग जो है होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में आपकी कोई भी होमोलॉगस सीरीज हो, चाहे एल्डिहाइड की हो, चाहे आपका वो अल्कोहल ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलॉगस सीरीज हो, आपस में ये एक दूसरे से CH2 ग्रुप से ही डिफर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें ग्रेजुअल चेंजमेंट आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये इफेक्ट कर जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो आपके जो दो एडजेसेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में 14U का डिफरेंस होता है। मीन्स उनके बीच में जो एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ 14U। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज तक की सब कुछ पढ़ लिया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है IUPAC की नेमिंग को देखेंगे, और साथ ही साथ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे,
और पूरे चैप्टर को सेकेंड लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको खूब शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग इस चैप्टर की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।